हेलो लॉर्ड्स एंड लेडीज, आज हम जानेंगे हाउस ऑफ द ड्रैगन के सभी के चहीते प्रिंसेस रेनिस के पेरेंट्स एमॉन टारगेरियन और जोसलिन बराथियन के लाइफ स्टोरी के बारे में। सबसे पहले हम जोसलिन बराथियन की थोड़ी बात करते हैं। तो ये जोसलिन बराथियन एक्चुअली 54 एसी में बॉर्न हुई थी और उसके पेरेंट्स थे लॉर्ड रॉजर बराथियन और एलिसा टारगेरियन। तो अभी ये जोसलिन की माँ एलिसा टारगेरियन मतलब साक्षात किंग जहेरिस और क्वीन एलिसन की माँ थी। यानी कि एक तरीके से जोसलिन मतलब किंग जहेरिस और क्वीन एलिसन की एकदम ही छोटी सी सौतेली बहन लगी। तो जोसलिन एक्चुअली 54 एसी में जब बॉर्न हुई थी तभी उसकी माँ एलिसा चाइल्ड बर्थ के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मर गई थी। तो उसके माँ मरने के बाद में रॉजर बराथियन के भाई रोनेल और गेरॉन की जो भी बीवियां थी वही एक तरीके से बचपन में उसकी माँ बने थे और उन्होंने ही एकदम बचपन में जोसलिन की स्टॉर्म्स एंड पर परवरिश की। तो अभी हम दूसरे तरफ किंग्स लैंडिंग में चलते हैं। जोसलिन के जन्म के बाद में सिर्फ एक साल बाद 55 एसी में क्वीन एलिसन और किंग जहेरिस को एमॉन टारगेरियन नाम का बेटा होता है। यह बेटा मतलब जहेरिस और एलिसन का फर्स्ट बॉर्न सन था। एमॉन के जन्म की वजह से पूरे किंग्स लैंडिंग और पूरे वेस्टेरोस में एक ही शोर मचता है क्योंकि राजा रानी को एक फर्स्ट बॉर्न सन हुआ था और मोस्ट प्रोबेबली वो हेयर टू द थ्रोन होगा। ऐसे फर्स्ट बॉर्न सन होने की वजह से एमॉन का बचपन किंग्स लैंडिंग में एकदम ही जोरों शोरों से गुजरा था। बचपन से ही वो अपने छोटे भाई बेलॉन का एक तरीके से हीरो रहा था। एमॉन के छोटे भाई बहन बेलॉन और एलिसा सब जगह पर एमॉन का पीछा करते रहते। प्रिंस एमॉन टारगेरियन बचपन से ही एकदम ही क्यूरियस, एकदम ही सवाल वगैरह पूछने वाला बंदा रहा था। एमॉन को हमेशा सब चीजों की कुछ ना कुछ जानकारी चाहिए रहती थी। क्वीन एलिसन ने एक बार बहुत ही फनी अंदाज में कहा था कि एमॉन के जिंदगी का सबसे पहला जो शब्द था वो था व्हाई, क्यों। तो इससे आप समझ ही सकते होंगे कि एमॉन को बचपन से ही लाइफ के बारे में, दुनिया के बारे में जानने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। सो इस तरीके से अपने बचपन के यही कुछ पहले 6-7 साल एमॉन किंग्स लैंडिंग में और जोसलिन स्टॉर्म्स एंड पर ही रहे थे। बट इवेंचुअली 61 एसी में जब जोसलिन यही कुछ 7.5 साल की थी और एमॉन सिर्फ 6 साल का था, तब जोसलिन बराथियन को लॉर्ड रॉजर बराथियन रेड कीप में लाते हैं क्योंकि उनके ब्रदर्स रोनेल और गेरॉन की वाइव्स शिवर्स के पैंडेमिक में मारी गई थी। इसी वजह से रॉजर को ऐसा लगता है कि जोसलिन को अभी एक माँ और कुछ कंपेनियंस अगर उसे चाहिए तो वो उसे सिर्फ और सिर्फ रेड कीप में ही मिल सकते हैं। रेड कीप में पहले से ही कितने सारे अलग अलग प्रिंस प्रिंसेसेस खेलते हैं, तो जोसलिन वहां पे उनके साथ रहेगी तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा लॉर्ड रॉजर को लगा। और उसी में एक औरत का सहारा, एक माँ की तरह एक जो मदर फिगर उसके लाइफ में, जोसलिन के लाइफ में जो आ सकती थी वो खुद क्वीन एलिसन होगी। तो इसी वजह से लॉर्ड रॉजर ने सोचा था कि जोसलिन को यहाँ पे रेड कीप में ही रखा जाए और ये जो उन्होंने क्वीन एलिसन और किंग जहेरिस को रिक्वेस्ट की वो राजा रानी ने एक्सेप्ट की। सो इसी के साथ साथ 61 एसी में एकदम बचपन में सबसे पहली बार रेड कीप में एमॉन और जोसलिन की मुलाकात हुई। अभी इस समय तो वैसे तो बच्चे थे बट जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वो दोनों भी एक दूसरे के बहुत ही अच्छे क्लोज फ्रेंड्स बनने लगे। जैसे जैसे वो दोनों बड़े होते गए एमॉन और जोसलिन की फ्रेंडशिप पूरे किंग्स लैंडिंग में मशहूर होने लगी। प्रिंस एमॉन जैसे ही अर्ली टीनेज में पहुंचा था तो वो एकदम जहेरिस की तरह दिखने लगा था। सिर्फ 13 ईयर ओल्ड एमॉन की हाइट भी अभी ऑलमोस्ट 6 फुट 2 इंचेस हो गई थी और उसके बालों का कलर सभी टारगेरियंस में सबसे यूनिक रहा था। उसके बाल लिटरली एक वाइट गोल्ड की तरह एकदम चमकीले थे जो कि पूरे टारगेरियन परिवार में सबसे यूनिक बाल रहे थे। दूसरे तरफ जोसलिन भी कुछ कम नहीं थी। तगड़े और हैंडसम लॉर्ड रॉजर बराथियन और खूबसूरत राजमाता एलिसा का खून इसमें दौड़ रहा था। जोसलिन खुद भी 6 फीट
टॉल, एकदम स्लेंडर फिगर और उसके काले लंबे घने बाल, वो देख के तो पूरे रेल्म में सभी मर्दों की धड़कन तेज हो जाती। बचपन से ही एमोन और बेलोन एकदम ही क्लोज भाई रहे थे, बट उनमें वो भाइयों वाली एक फ्रेंडली कंपटीशन हमेशा शुरू रहती। हमेशा बचपन से ही एमोन और बेलोन एक दूसरे से प्रैक्टिस फाइट करते रहते हैं और उनके ये फाइट्स देखने के लिए हजारों की भीड़ पहुंच जाती। इसी में एमोन को सपोर्ट करने के लिए हमेशा जोसलिन एक तरफ होती, तो दूसरे तरफ बेलोन को सपोर्ट करने के लिए हमेशा प्रिंसेस एलिसा होती। वहां पर कंपटीशन के दौरान एमोन और बेलोन एक दूसरे के खिलाफ एकदम जोरों शोरों से रहते, बट जैसे ही फाइट खत्म हुई तो एमोन और बेलोन एक दूसरे को गले लगते और एलिसा और जोसलिन भी वहां पर मैदान में आके सभी लोगों से बातें करने लगते हैं। एमोन, जोसलिन, बेलोन और एलिसा ऐसे चार एकदम ही डैशिंग टीनेजर्स का एक पावर ग्रुप बन गया था। सभी प्रिंस और प्रिंसेसेस में इन चारों का एक अलग ही रुतबा था, एक अलग ही उनकी पावर थी। इसी में किंग जहेरिस ने वैसे 62 एसी में ही सिर्फ 8 साल के एमोन टारगेरियन को ऑफिशियली हेयर टू द थ्रोन भी डिक्लेयर किया और फिर 62 एसी से लेके 70 एसी तक उसे राज कारोबार कैसे चलाना है उसकी एकदम अच्छे से पढ़ाई पे लगा दिया। वैसे ही उसी के साथ साथ वो नाइट बनने के लिए भी जोरों शोरों से ट्रेनिंग तो कर ही रहा था। किंग जहेरिस हमेशा अलग अलग रॉयल प्रोग्रेस और कई सारे रेड किप में मीटिंग्स में बिजी रहता था और वैसे ही दूसरे तरफ गुड क्वीन एलिसन भी सब जगह पर विमेन्स कोर्ट और कई सारे स्मॉल काउंसिल के मीटिंग्स में वो भी बिजी रहती। तो ऐसे में एमोन के पेरेंट्स के अलावा उसे और एक गुरु चाहिए था और वो एक गुरु, एक रोल मॉडल एमोन को मिला सर गाइल्स मोरिगन के रूप में। सर गाइल्स मोरिगन ने बचपन से ही एमोन को एक तगड़ा नाइट बनने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी थी। बचपन से ही सर गाइल्स के अंडर एकदम अच्छी ट्रेनिंग लेते लेते 70 एसी तक एमोन एक बहुत ही तगड़ा वॉरियर बन के उभर के आने लगा था। इतने साल सर गाइल्स के अंडर एकदम घंटों अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद में अभी ऐसा टाइम आ गया था कि एमोन को अभी नाइटहुड का किताब हासिल करना था और वो कुछ ही टाइम में आने ही वाला था। बट वो आने के पहले 70 एसी में एमोन टारगेरियन और जोसलिन बराथियन की शादी हो गई। जोसलिन इस समय पे अभी ऑलमोस्ट 6 फुट 2 इंचेस की हो गई थी और एमोन खुद 6 फीट 4 इंचेस का था। तो ये जोड़ी सभी में एकदम ही खूबसूरत लगती। शादी होने के बाद में एमोन और जोसलिन ने किंग जहेरिस और क्वीन एलिसन के सामने बेंड द नी किया और फिर जैसे ही वो खड़े होते हैं तो पूरे फंक्शन में मौजूद सभी ने उनके सामने बेंड द नी किया, ऑब्वियसली एक्सेप्ट किंग एंड क्वीन। इसमें सर गाइल्स मोरिगन भी एमोन और जोसलिन के सामने झुकने लगे। तो तभी एमोन ने कहा, नॉट यू सर, मेरे पिताजी किंग जहेरिस के लिए जैसे सेप्टन बार्थ रहे थे वैसे ही मेरे लिए आप हमेशा गुरु रहे, इसीलिए सर गाइल्स आप मेरे सामने कभी मत झुकना। सर गाइल्स ये सुन के बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और वो झट से खड़े होकर अपने ह्यूज बाहों में एमोन और जोसलिन को ले लेते हैं। एक हाथ में एमोन तो दूसरे हाथ में जोसलिन, ऐसे दोनों को पकड़कर सभी के सामने उस फंक्शन में वो जोर से दहाड़ मारते हैं। दिस राइट हियर इज द फ्यूचर ऑफ द रेल्म। जैसे ही सर गाइल्स एक चिल्ला के ये दहाड़ मारते हैं उस फंक्शन में मौजूद सभी लोग ताली और सीटियां मारने लगते हैं। कहते हैं एमोन और जोसलिन की शादी लेजेंडरी गोल्डन वेडिंग के जितनी ही जबरदस्त रही थी। अभी शादी के पहले तक एमोन वैसे थोड़ा सा इंट्रोवर्ट किस्म का बंदा रहा था। वो हमेशा सभी चीजें एकदम सोच समझ के करता और कोई भी डिसीजन वो ऐसे ही एकदम क्विकली नहीं लेता, क्योंकि उसे हमेशा पता था कि हेयर टू द थ्रोन होना मतलब उसके ऊपर एक अलग ही जिम्मेदारी थी। बट जोसलिन के साथ उसकी शादी क्या हो गई, अचानक से एमोन एकदम ही डैशिंग बनने लगा। सबसे पहले तो शादी के बाद में 72 एसी में आ गई थी डस्कंडेल की टूर्नामेंट। यहाँ पर स्क्वायर्स की
मेली रखी गई थी क्योंकि लॉर्ड डार्कलिन की यहाँ पर शादी हो गई थी। तो इस स्क्वायर्स के टूर्नामेंट में एमोन और बेलोन दोनों ने हिस्सा लिया था और इवेंचुअली एमोन और बेलोन एक दूसरे के खिलाफ फाइनल में पहुंच गए और उनके बीच में जो वो फाइनल फाइट हुई थी वो वेस्टेरोस के टूर्नामेंट्स के इतिहास में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइट माने जाते हैं। बड़ा भाई एमोन एकदम स्ट्रॉन्ग और टॉल था, तो बेलोन दूसरे तरफ कंपैरेटिवली हाइट में छोटा था, बट वो क्विक एंड एकदम फियर्स था। इवेंचुअली उनके बीच में आधे घंटे के एकदम तूफानी फाइट के बाद में कैसे तो करके एमोन टारगेरियन जीत जाता है। वहीं पे ऑडियंस में सर गाइल्स मॉरिगन भी मौजूद थे। वो जैसे ही अपने शिष्य को ये टूर्नामेंट जीतते हुए देखते हैं तो वो वहां पर मैदान में आकर अपने शिष्य प्रिंस एमोन के कंधे पर तलवार रख के वो वही के वही उसे नाइट बना देते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने एमोन के बारे में कई सारी जानकारी ली, बट अब तक हमने ड्रैगन की बात नहीं की। तो इसका रीजन ये है कि बचपन से ही एमोन थोड़ा सा ड्रैगन्स के आसपास शर्मिला रहा था। डरपोक नहीं, बट उसे बस ड्रैगन्स के साथ में खेलने वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उसका ज्यादातर दिन का टाइम पढ़ाई करने में, नाइट बनने में और ज्यादातर बचा हुआ बाकी का टाइम जोसलिन को अटेंशन देने में जाता। तो इसी वजह से एमोन ने कभी ज्यादा ड्रैगन्स में ऐसे इंटरेस्ट नहीं लिया था। बट इवेंचुअली एमोन ड्रैगन पिट में जाने लगता है और अलग अलग ड्रैगन्स के साथ में वो कनेक्शन बनाने की कोशिश शुरू करता है। कुछ ही हफ्तों के बाद में एमोन ने एक ड्रैगन के साथ में कनेक्शन बना ही लिया और वो कनेक्शन ऐसा था कि सभी लोग एकदम चौंक गए थे, क्योंकि एमोन ने जिस ड्रैगन के साथ में अपना नाता बनाया था वो इतना भयानक था कि सभी ड्रैगन कीपर्स भी उससे डरते थे, क्योंकि ये ड्रैगन मतलब एकदम ही खून का प्यासा। ड्रैगन पिट में इस समय पर बलेरियन और वेगार जैसे कुछ खूंखार ड्रैगन्स थे, बट उन मैसिव ड्रैगन्स के सामने भी ये यंग ड्रैगन कुछ ज्यादा ही उछल कूद करता और कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव था। और उसके ऐसे ही एकदम खूंखार अंदाज के वजह से, उसके खून के प्यासे वाले अंदाज के वजह से सभी ड्रैगन कीपर्स उसे ब्लड वर्म कहते हैं, एंड दैट इज नन अदर देन यंग करैक्सस। सो ये हुआ एमोन का ड्रैगन करैक्सस। देन दोस्तों इसके बाद में एमोन और जोसलिन के शादी के बस 2 साल बाद 74 एसी में ही उन्हें एक बेटी होती है। तो अभी मैं यहाँ पे बता दूं कि एमोन को बचपन से ही लेजेंडरी क्वीन रेनिस यानी कि साक्षात एगोन द कॉन्कोरर की जो बीवी रेनिस थी उसकी कहानियां सुनने में बड़ा मजा आता, इसीलिए उसने उस लेजेंडरी क्वीन रेनिस के नाम पर ही अपने बेटी का नाम रेनिस रख दिया। और ये बेबी रेनिस वही रेनिस है जो आगे हमें हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो में देखने मिली। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे बता दूं कि शो वाली रेनिस और बुक के रेनिस में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस रहा था जो पर्सनली मुझे इतना पसंद नहीं आया था। तो अभी आप ही पढ़िए कि बुक में क्या लिखा है। Large and fierce, she had black hair of her Baratheon mother Jocelyn and pale violet eyes of Targaryen father Aemon. So book में clearly बताया है कि प्रिंसेस रेनिस के बाल थे ब्लैक कलर के, बट हमें शो में क्या देखने मिला? सो ये चीज मुझे थोड़ी सी शो देखते हुए खटक रही थी। बट एनीवेज आपको क्या लगता है इस चेंज के बारे में वो मुझे आप कमेंट्स में बताना। तो दोस्तों इस तरीके से प्रिंसेस रेनिस के जन्म के बाद में किंग जहरिस और क्वीन एलिसन फाइनली पहली बार दादा दादी बनते हैं। रेनिस के जन्म के बाद में खास करके गुड क्वीन एलिसन तो बेहद खुश होती है। उसने बेबी रेनिस को अपने गोद में खिलाया और उसने कहा था शी इज आवर क्वीन टू बी, मतलब ये हमारे पूरे रेल्म की होने वाली क्वीन है। अभी उसने ऐसा कहा था क्योंकि क्वीन एलिसन का बड़ा बेटा एमोन हेयर टू द थ्रोन था, तो अभी एमोन का जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होगा वो आगे हेयर टू द थ्रोन बनेगा, जो थी ये रेनिस टारगेरियन। अभी रेनिस के बचपन के बारे में वैसे ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं है, बट एक बात तो साफ थी कि बचपन से ही वो दादाजी जहरिस की एकदम सबसे
सबसे लाडली पोती रही थी। सो अभी ऐसे ही कुछ साल निकल जाते हैं और इवेंचुअली 81 एसी में जहरिस ने 28 ईयर ओल्ड एमोन को मास्टर ऑफ लॉज बनाया और स्मॉल काउंसिल में जगह दे दी। अभी एमोन हेयर टू द थ्रोन था और किंग जहरिस अभी वैसे थोड़े बूढ़े होने लगे थे, तो जहरिस को यही लगा कि अभी अपने बेटे को राज कारोबार की अगर सभी चीजें अच्छे से सिखानी है तो उसे स्मॉल काउंसिल के सभी मीटिंग्स और अलग अलग फैसलों में शामिल करना इंपॉर्टेंट था। इसीलिए प्रिंस एमोन टारगेरियन को मास्टर ऑफ लॉज बनाया जाता है और फिर 81 एसी से लेके आगे 9 साल 90 एसी तक एमोन टारगेरियन लिटरली हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ लॉज ठहरा। अभी हमने पहले एक बार देखा था कि सेप्टन बार्थ ने उनका एक लेजेंडरी ग्रेट कोड वाला किताब लिखा था जो कि एक तरीके से वेस्टेरोस का कॉन्स्टिट्यूशन, वेस्टेरोस का कानून बना। बट वो जो वेस्टेरोस का कानून था, वो जो वेस्टेरोस का कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी ग्रेट कोड ऑफ सेप्टन बार्थ जो था, उसे अच्छी तरीके से जिसने इम्प्लीमेंट किया वो और कोई नहीं था, वो था एमोन टारगेरियन। वेस्टेरोस के हर एक रीजन ने इस ग्रेट कोड ऑफ सेप्टन बार्थ को तभी अपनाया जब एमोन टारगेरियन ने उन सभी रीजन्स में जाके विजिट किया और सबको बताया कि ये लॉ फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से वेस्टेरोस की काफी अच्छी तरक्की कंटिन्यूअसली शुरू थी और इसी में 83 एसी का साल आता है और ये साल था फोर्थ डॉर्निश वॉर का। तो दोस्तों इस समय पर डॉर्न में कोई प्रिंस मोरियन मार्टेल नाम का प्रिंस रूल कर रहा था। बचपन से ही इस प्रिंस मोरियल मार्टेल ने टारगेरियंस की कुछ अलग अलग कहानियां पढ़ी थी और उसने खास करके ये पढ़ा था कि कैसे टारगेरियंस उनके लैंड पर यानी कि डॉर्निश लैंड पर अटैक वगैरह करते थे। उसे बचपन से ही ये बात बहुत ही इंसल्टिंग लगी थी कि कैसे टारगेरियन सीधा उनके लैंड पर, उनके धरती पे आके जो चाहे वो करते थे। तो ये चीज इस मोरियन मार्टेल को बहुत ही बुरी लगी और इसी इंसल्ट का बदला लेने के लिए इस स्टूपिड मोरियन मार्टेल ने सीधा स्टॉर्मलैंड्स पर अटैक कर दिया। तो इस मोरियन मार्टेल ने कुछ स्टेपस्टोन्स के पायरेट्स और मीर के कुछ सेल सॉर्ड्स को हायर कर लिया और उनके साथ साथ मिलके उसने यही कुछ 100 जहाजों की एक फ्लीट बनाई और समुंदर के रास्ते से उसने स्टॉर्मलैंड्स पे धावा बोल दिया। अब इस समय पर जोसलिन का बड़ा भाई बोरमुंड बराथियन अभी लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स एंड था और उसने जैसे ही ये समझा कि स्टॉर्म्स एंड पर 100 जहाज अटैक कर रहे हैं तो उसने रेवन भेज के किंग्स लैंडिंग को इतला किया। जैसे ही ये रेवन किंग्स लैंडिंग में पहुंचा, The war was on, फोर्थ डॉर्निश वॉर। इस फोर्थ डॉर्निश वॉर के लिए एमोन टारगेरियन को बैटल कमांडर बनाया गया था और इसके बाद में इस स्टूपिड से वॉर के बारे में ज्यादा बात करने जैसा कुछ है ही नहीं। ये वॉर मतलब एक टोटल एनहाइलेशन रहा था। जैसे ही एमोन टारगेरियन को मोरियन मार्टेल के फ्लीट का लोकेशन पता चलता है, वो अपने ड्रैगन करैक्सस, उसके पिता जहेरिस उनके ड्रैगन वर्मीथॉर और उसका छोटा भाई बेलॉन उसके ड्रैगन वेगार, ऐसे 3 अलग अलग ड्रैगन्स पर 3 टारगेरियंस बैठकर वो सभी मोरियन मार्टेल के फ्लीट पर टूट पड़ते हैं और फिर बस लिटरली 1 घंटे में मोरियन मार्टेल के सभी 100 जहाज जलाए जाते हैं। जैसे ही शाम ढलती है तो ये जलने वाले शिप्स ऐसे लगते हैं कि मानो समुंदर में कुछ कैंडल्स जल रही हो। इसीलिए इस फोर्थ डॉर्निश वॉर को वॉर ऑफ द 100 कैंडल्स भी कहा जाता है। ये वाला बैटल मतलब इजीली पूरे वेस्टेरोस के इतिहास का वन ऑफ द इजीएस्ट एंड इजीली द
स्टूपिडेस्ट बैटल भी कहा जाता है और इसीलिए इस फोर्थ डॉर्निश वॉर को मोरियंस मैडनेस भी कहते हैं। इस मोरियंस मैडनेस यानी कि फोर्थ डॉर्निश वॉर के बैटल में टारगेरियंस के किसी भी सोल्जर को एक खरोच भी नहीं आई, इतना स्टूपिड ये वॉर रहा था। एनीवेज, इस छोटे से फोर्थ डॉर्निश वॉर वाले बैटल के बाद में एमोन की राजा बनने की ट्रेनिंग अभी और जोरों शोरों से शुरू हो गई थी। अभी मैं यहाँ पे बता दूं कि इतने सालों में जोसलिन को कोई और बच्चा नहीं होता, क्योंकि एक बार जोसलिन ने बहुत ही प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स फेस किए थे। तो एमोन ने अपने वाइफ पर ज्यादा प्रेशर नहीं दिया कि उसे कोई बेटा चाहिए। सो एमोन और जोसलिन की सिर्फ इकलौती बेटी थी रेनिस, जो 90 एसी के आसपास अभी सिर्फ 16 साल की थी। बट इस सिर्फ 16 ईयर ओल्ड रेनिस टारगेरियन की मुलाकात उससे 21 साल से बड़े 37 ईयर ओल्ड लेजेंडरी कैप्टन ऑफ सी स्नेक शिप कॉर्लिस वैलेरियन के साथ में होती है और दोनों भी एक दूसरे पे एकदम फिदा होते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? 90 एसी में उन दोनों की शादी एकदम धूमधाम से की जाती है। तो दोस्तों, इस 90 एसी के साल में टारगेरियंस अपने पावर के एकदम पीक पर थे। वैसे देखा जाए तो क्वीन एलिसन और किंग जहरीस थोड़े बहुत यहाँ वहाँ प्रॉब्लम्स फेस जरूर कर रहे थे, जो हम अगले कुछ चैप्टर्स में जानेंगे ही। बट उनके लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा दुख आता है 91 एसी में, और इसका रीजन था मीर से कुछ आए घुसपैठिए। तो 91 एसी में अचानक से मीर के सिटी में एक बहुत ही भयानक सिविल वॉर शुरू होता है और सब जगह पर एकदम ही डेंजरस कत्ले आम शुरू होती है। ऑलमोस्ट 7 से 9 महीनों तक मीर के सिटी में ये बहुत ही भयानक एकदम ही डेंजरस सिविल वॉर शुरू होता है और इवेंचुअली कुछ टाइम के बाद में एक साइड इस वॉर को हार जाती है। तो ये जो हारने वाली जो साइड थी उसमें कुछ 10 से 12 हजार लोग थे और ये सभी 10,000 लोग मीर को छोड़ के भाग जाते हैं। और वो आते कहां पर है? तो वो आते हैं वेस्टेरोस के ईस्टर्न इलाके में बसे हुए टार्थ के आइलैंड पर। अभी वहां पर इतने सारे मीर के लोग आके रहने लगते हैं, तो वहां तक बात ठीक थी। बट धीरे धीरे ये मीर के लोग वहां पर टार्थ के आइलैंड पर बहुत ही ज्यादा कब्जा करने लगते हैं और वहां आइलैंड पर रहने वाले जो नेटिव वेस्टेरोसी लोग थे वो उनको ही सताने लगते हैं। कई मीर के लोग वहां पर रहने वाले वेस्टेरोसी लोगों को उनका गुलाम बना देते हैं। तो ऑब्वियसली इसका मतलब हुआ उन्होंने एक तरीके से टार्थ पे अभी हमला कर दिया है और वेस्टेरोस के धरती पे हमला, टार्थ पे हमला, यानी कि आयरन थ्रोन पे अटैक था, आयरन थ्रोन पे हमला था। और ऑब्वियसली उस प्रॉब्लम को अगर सुलझाना है तो टारगेरियंस को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा और इस प्रॉब्लम को सुलझाने की जिम्मेदारी किंग जहरीस वापस एमोन टारगेरियन पे सौंपता है। इस बार एमोन का दामाद कॉर्लिस वैलेरियन भी उसको सपोर्ट देता है। उनको लगता है कि ये वाला मिशन भी एकदम ही इजी होगा क्योंकि उनके पास में ढेर सारे ड्रैगन्स है। बट ये मीर के लोग मतलब बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम थे। टार्थ के आइलैंड पर वो कहां पर छुपे रहते थे ये बिल्कुल भी एमोन और कॉर्लिस और टार्थ के लॉर्ड को पता नहीं चल रहा था। तो इसीलिए एमोन, कॉर्लिस और लॉर्ड ऑफ टार्थ एक जगह पर टार्थ के आइलैंड पर कैंप करते हैं और वो कुछ प्लानिंग वगैरह करने लगते हैं कि इस मीर के प्रॉब्लम को कैसे सुलझाए। बट देन एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी होती है। एक दिन शाम को अचानक से मीर के कुछ लोग जहां पर एमोन, कॉर्लिस वगैरह रह रहे थे उस कैंप पर एकदम अचानक से अटैक करते हैं। इस अटैक में ये मीर के लोग एकदम अंधाधुंध, एकदम तूफानी क्रॉसबो से एरोज की बारिश करने लगते हैं और इसी पूरे डेंजरस अटैक में एक एरो सैडली एमोन के गले के आर पार जाता है और बस एक झटके में, जस्ट लाइक दैट,
27-year-old एमोन टारगेरियन मारा जाता है। वेस्टेरोस के इतिहास का ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ लॉज, जहेरिस और एलिसन का लाडला, सबसे चहीता बड़ा बेटा एमोन टारगेरियन की कहानी ऐसे ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रेनिस के पिता एमोन टारगेरियन की कहानी। अभी उसके बाद में उसके माँ जोसलिन बराथियन के साथ में क्या हुआ वो सब अभी इस चैप्टर में बताना आई डोंट थिंक ज्यादा जरूरी है। उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो फ्यूचर के चैप्टर में आएगी तो ही आपको अच्छा मजा आएगा और अच्छा बेहतर होगा। तो दोस्तों आई होप आपको आज के इस चैप्टर में मजा आया जिसमें मैंने आपको प्रिंसेस रेनिस के पिता एमोन टारगेरियन की पूरी लाइफ के बारे में बताया और थोड़ा बहुत इवन उसके माँ जोसलिन बराथियन के बारे में भी बताया। अभी बाकी जो भी चीजें हैं वो सब हम जानेंगे आने वाले कुछ चैप्टर्स में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। Until then, bye and take care.